गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आपको बता दूं, आप अगर प्रतिदिन 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नागर और बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथी में सामाजिक संरचना विभिन्न होती है। दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। आपको बता दें सामाजिक संरचना का मतलब क्या होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचनाएं आँख, पैर, नाक, कान आदि से मिलकर हुई है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की उन इकाइयों या भागों से है जिसमें समाज की समितियां, संस्थाएं, हमारी व्यवहार, हमारी सोच इत्यादि ये सामाजिक संरचना का विभिन्न अंग है। ठीक उसी प्रकार एशियाई और अफ्रीकी हाथी की बनावट, संरचना, उसकी व्यवहार और उसके जीवन शैली में अंतर होती है। नागरहोल और बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल और बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथी में सामाजिक संरचना विभिन्न होती है। एशियाई हाथी करिश्माई प्रजाति की है जिसका मनुष्य के साथ सह अस्तित्व का लंबा इतिहास है। सह अस्तित्व का मतलब होता है एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हुए साथ रहना। इसका वैज्ञानिक नाम इलिफस मैक्सिमस है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार एशियाई हाथी इंडेंजरेड प्राणी है। इंडेंजरेड का मतलब होता है संकटग्रस्त प्राणी, यानी कि धरती से समाप्त होने के कगार पर है। चलिए अब हम आपको इमेज की सहायता से दिखाते हैं एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में क्या डिफरेंट है। ये आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं। ये है एशियाई हाथी और इसका कंकाल नुमा आकृति है। और ये आप जो इमेज की सहायता से देख रहे हैं ये है अफ्रीकी हाथी और ये है इसका कंकाल नुमा आकृति। बात हुई है कर्नाटक की, तो आप ये भारत के मानचित्र पर कर्नाटक को देख सकते हैं कहाँ पे स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट शास्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ज्वालामुखी के बारे में बताया था कि ज्वालामुखी क्या होती है। तो पृथ्वी का वह स्थान, वह भाग, मुख्यतः देखें तो पहाड़ पर मुख की आकृति के बने बने बड़े बड़े गड्ढे, जिससे होकर धरती के अंदर से विभिन्न प्रकार की धातुएं, आग, गर्म लावे धुएं के रूप में बाहर आती है, यानी कि धरती की सतह पर आती है। इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। माउंट शास्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। माउंट शास्ता में बोलम, हाउटलूम, व्हिटनी और क्विंटल ग्लेशियर स्थित है। व्हिटनी ग्लेशियर कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आपको बता दें ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ की पहाड़ या बर्फ़ की नदियाँ। ये आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं। ये है ज्वालामुखी। आपको हम मानचित्र की सहायता से दिखा दें। अमेरिका भारत से पश्चिम की ओर स्थित है, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी महाद्वीप में स्थित एक क्या है कंट्री है। जब आप गूगल मैप पे जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आपको दिखेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है फुफेद द्वीप पर कोविड-19 की वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है। फुफेद सैंडबॉक्स पहल के तहत पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों को इस द्वीप पर बिना क्वारंटीन के स्वतंत्र रूप से आज़ादी की अनुमति दी गई है। थर्ड पॉइंट है यह द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2। थर्ड पॉइंट नहीं होगी, यह इंडोनेशिया में स्थित नहीं है बल्कि यह थाईलैंड में स्थित है। फुफेद द्वीप पर कोविड-19 की वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
फुफेट सैंडबॉक्स पहल के तहत पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों को इस द्वीप पर बिना क्वारंटीन के स्वतंत्रता के रूप में आज़ादी की अनुमति दी गई है। थाईलैंड में स्थित यह द्वीप शानदार समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध है। थाईलैंड का यह सबसे बड़ा द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। आप ये इमेज की सहायता से देख सकते हैं, ये इंडिया से साउथ वेस्ट में स्थित है, यानी कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ये है थाईलैंड, इसी का द्वीप का नाम है, एक भाग है जिसका नाम है फुफेट द्वीप थाईलैंड का, जो कि इंडिया से ये भी साउथ वेस्ट में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 2 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जुलाई, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 5 जुलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 जुलाई। 3 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर साथ साथ काम करना। यह एक ऐसा संगठन होता है जिसमें सदस्य समानता के आधार पर पारंपरिक हित के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि भारत में भी किसान आंदोलन चल रही है, तो क्या किसान आंदोलन भारत के एक नागरिक ही कर रही है? नहीं, इसके साथ बहुत सारे लोग क्या करें, एक संगठन बनाकर, एक समूह बनाकर सरकार के खिलाफ क्या कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो ये भी एक सहकारिता का ही समूह हो गया। जैसे आप बहुत सारे सदस्य आपस में मिलकर एक एनजीओ का निर्माण करते हैं जिसमें अनाथ बच्चों की परवरिश करते हैं, उस बच्चे की देखभाल करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक सहकारिता का रूप ही है। अर्थात मिलजुल कर काम करना सहकारिता है। इसी को अवेयर करने के लिए, यानी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि सहकारिता का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि साथ में विरोध करना, विद्रोह करना ही सहकारिता है। सहकारिता का मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना। कोई भी काम हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर ले सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर ले सकते हैं, एनजीओ ले सकते हैं। ये सब क्या है, आपस में मिलकर आपकी सपोर्ट करती है, तो ये भी सहकारिता का ही रूप है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। रिपब्लिक बेटर टुगेदर की थीम के साथ इस वर्ष का सहकारिता दिवस मनाया गया है। स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, रिटेल, वित्त, आवास, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सेवा और कई अन्य क्षेत्रों में सहकारिता का विशेष महत्व है। भारत में सहकारिता आंदोलन 19वीं सदी के अंतिम दौर से शुरू हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य के भारतीय पारंपरिक और लोक कलाकार महामारी के दौर में अपना कला का प्रदर्शन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह लोक नृत्य कालबेलिया जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया नृत्य और गीत वर्ष 2010 से यूनेस्को के इंटेग्रेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। ये आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से की जाती है कालबेलिया नृत्य, जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा की जाती है। बात हुई है राजस्थान की, तो मैप के सहायता से आप देख सकते हैं कि भारत के मानचित्र में राजस्थान कहाँ पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, ओडिशा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के बाद इन्हें संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। सेकेंड पॉइंट है, 150 गिद्धों में इजिप्शियन गिद्ध, ग्रीफॉन गिद्ध, व्हाइट रम्पेट गिद्ध और हिमालयन ग्रीफॉन सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजाति शामिल है। थर्ड पॉइंट है, गिद्धों का संरक्षण केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिनौली रेंज में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। फर्स्ट पॉइंट नहीं होगी, ओडिशा नहीं होगी, बल्कि बिहार होगी। बिहार राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के बाद इसे संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। 150 गिद्धों में इजिप्शियन गिद्ध, ग्रीफॉन गिद्ध, व्हाइट एंड रम्पेट गिद्ध और हिमालयन ग्रीफॉन सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजाति शामिल है। गिनौली रेंज में 75 से 80 गिद्ध देखे गए हैं। बिहार सरकार गिद्धों की संरक्षण के लिए नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों को डाइक्लोफेनाक फ्री जोन बनाने की योजना बना रही है।
आपको बता दें डाइक्लोफेनाक क्या है। तो डाइक्लोफेनाक जानवरों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली एक मेडिसिन है, यानी कि दवा है, जो कि गिद्ध के लिए जहर के समान है। जब कोई जानवर उस दवा का सेवन की होती है, यानी डाइक्लोफेनाक दवा का उपयोग करने के पश्चात उस जानवर की मृत्यु हो जाती है और उस मरे हुए जानवर के शरीर को खाने से गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बिहार सरकार घोषणा की है कि गिद्धों के संरक्षण के लिए नेपाल से सीमा से लगे क्षेत्र को डाइक्लोफेनाक फ्री जोन किया जाएगा, यानी इस दवा को प्रतिबंध कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। आप इमेज की सहायता से गिद्ध को देख सकते हैं। बात हुई है बिहार की, तो आप मानचित्र में देख सकते हैं बिहार कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को सम्मानित किया। इन्हें कौन से खेल का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए में है एशियन खेल, ऑप्शन बी पैरा ओलंपिक खेल, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ खेल, ऑप्शन डी ओलंपिक खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैरा ओलंपिक खेल। आपको बता दें पैरा ओलंपिक खेल क्या है। तो पैरा ओलंपिक खेल एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय बहुरूपी खेल है, विभिन्न प्रकार की खेल है या प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता ग्रस्त, यानी कि जो विकलांग है शरीर से, उस व्यक्तियों को इस खेल में सम्मिलित किया जाता है या उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है गूगल ने डूडल के रूप में। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर डूडल क्या है, डूडल का रूप क्या होता है। गूगल एक अस्थायी रूप से परिवर्तन है, यानी कि कुछ टाइम के लिए परिवर्तित है, जो गूगल के होम पेज पर लोगों को बदल कर किया जाता है, ताकि छुट्टियाँ, घटनाओं और लोगों की उपलब्धियाँ, यानी कि योगदान को मनाया जा सके और लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा सके। आप ये इमेज की सहायता से देख सकते हैं, मैंने गूगल को रेड सर्किल में घेरा है और नीचे एरो देकर लिखा है गूगल चेंज इजकल टू डूडल, यानी कि ये लोगो जब चेंज होती है तो चेंज होने का फॉर्म क्या है, डूडल का रूप होता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि ये गूगल जो लिखा हुआ है उसका लोगो कभी कभी चेंज रहता है, इसको लोगो कहा जाता है, ये कभी कभी चेंज रहता है। तो चेंज होने का कारण ये है कि महान व्यक्ति के यादों में, चाहे उसकी उपलब्धियां और योगदान को लोगों के बीच जागरूक करने के लिए, उसको गूगल के लोगो को चेंज करके डूडल के रूप में याद किया जाता है। गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को जन्मदिन की 122वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सम्मानित किया है। लुडविग गुटमैन को पैरा ओलंपिक खेल का जनक माना जाता है। उनका जन्म 3 जुलाई 1899 को टोस्ट, जर्मनी में हुआ था। गुटमैन ने दिव्यांगों के खेल स्टोक बैडविंग गेम्स की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड में पैरा ओलंपिक खेलों के रूप में विकसित हुआ। ये आप इमेज के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पैरा ओलंपिक खेल देख सकते हैं। आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा खेल जो कि विकलांगों के द्वारा आयोजित होती है उसे पैरा ओलंपिक खेल कहते हैं। ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये है लुडविग गुटमैन, जिन्होंने पैरा ओलंपिक की स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षणों से कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया है। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितना प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए में है 62.4%, ऑप्शन बी 63.3%, ऑप्शन सी 64.1%, ऑप्शन डी 65.2%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65.2%। आपको बता दें यहाँ पर प्रभावशीलता का मतलब है यह वैक्सीन हमारे शरीर पर कितना % इफेक्टिव है, यानी कि कितना % असरदायक है और यह वायरस से कितना % लड़ने में सक्षम है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षणों से कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया है। कोवैक्सीन कोविड-19 के नए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। यह वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के कारण आने वाली संभावित लहरों में सुरक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए में है भोपाल, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी राजगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीहोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों में बनाया जा रहा है। यह इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है।
इसके लिए राज्य शासन द्वारा 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इस राष्ट्रीय स्तर के संस्था में मेंटल हेल्थ पर सर्टिफिकेट कोर्स और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएगी। ये आप मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप IAS IPS सक्सेस ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ प्रतिदिन पीडीएफ पोस्ट के रूप में डाल देता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।